दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं वो हमारा लिटरेचर की श्रृंखला में अगला वीडियो है। जैसा कि मैं आपको लगातार हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के वीडियोस दे रहा हूं, जिसमें कि पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में मैं आपको कुल मिलाकर 3 वीडियोस दे चुका हूं। पहला वीडियो मैंने दिया 0 से लेकर चौसर एज बैरन एज तक मिडिल इंग्लिश पीरियड। उसके बाद मैंने आपको एलिजाबेथन एज 16th सेंचुरी समझाया। उसके बाद थर्ड पार्ट में मैंने एलिजाबेथन एज का कैरोलाइन मतलब जैकोबियन और कैरोलाइन एज आपको समझाया। अब जब हम 17वीं शताब्दी में पहुंचे तो 17वीं शताब्दी को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला मैंने किया था 1603 से 1625, दूसरा किया था 1625 से 1649 यानी कि जैकोबियन एरा, और उसके बाद आया आपका कैरोलाइन एज। अब उसी से आगे जब हम 17th सेंचुरी की ही बात करते हैं तो 17th सेंचुरी में हमारा जो थर्ड पार्ट आता है, थर्ड पोर्शन आता है, उसका टाइम पीरियड है 1649 से लेकर 1660 तक। क्या है? 1649 से लेकर 1649 से लेकर 1660 तक, और ये 17th सेंचुरी के अंतर्गत हमारा आएगा। और इसके बाद का जो एज आएगा उसको नियो क्लासिकल एज कहा जाता है 1660 से लेकर। और ये नियो क्लासिकल एज जो है वह इंग्लिश लिटरेचर में जो जितने भी एज है उनमें सबसे बड़ा है, अगर हम अंग्रेजी साहित्य की बात कर रहे हैं तो, क्योंकि 1660 से लेकर 1798 तक लगभग 138 सालों तक नियो क्लासिकल एज आपका चला है। हालांकि वो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब नेक्स्ट पार्ट में या इसी वीडियो में, अगर मुझे समय रहता है तो आज ही मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो आज जब हम लोग उसके पर चर्चा कर रहे हैं तो नाम है पीरियड का, पहले हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो 1649 से लेकर 1660 आपकी सेंचुरी कौन सी है? ये 17th सेंचुरी। और 1649 से 1660 नाम है इसका कॉमनवेल्थ पीरियड। नाम क्या है? कॉमनवेल्थ पीरियड, या दूसरा नाम है प्यूरिटन एज। ध्यान रखें, विशेष करके थोड़ा सा समझने वाला ये टॉपिक है। आप जितना ज्यादा अच्छी तरह से ध्यान देंगे उतना ज्यादा अच्छी तरह से आपको मैं समझा पाऊंगा। नाम है इस पीरियड का कॉमनवेल्थ पीरियड। आप पहले एक नाम की चर्चा कर लेते हैं हम लोग। कॉमनवेल्थ पीरियड क्या है? कॉमनवेल्थ एक ऐसा शब्द है जब हम कुछ चीजें मिलकर कोई कार्य करते हैं तब उसको हम कॉमनवेल्थ कहते हैं, या आप कह सकते हैं कुछ मिलकर कुछ भलाई का कार्य करना, कुछ अच्छाई का कार्य करना। कॉमन मीन्स आम, वेल्थ मीन्स धन धनाढ्यता होती है, अच्छाई होती है, तो उससे ये शब्द मिलकर आया है कॉमनवेल्थ। अब आखिरकार इसका नाम कॉमनवेल्थ पीरियड क्यों पड़ा, ये मैंने आपके लिए पीछे लिखा हुआ है, अभी मैं आपको समझाता हूं। जब मैंने आपको पिछला वीडियो दिया था पार्ट 3, तो जिसमें कि मैंने आपको मिल्टन साहब के बारे में बताया था और एज का नाम था आपका कैरोलाइन एज। कैरोलाइन एज में मैंने कहा था जॉन मिल्टन साहब उसके प्रमुख कवि थे। तो कैरोलाइन एज और कॉमनवेल्थ एज, इन दोनों में मिल्टन साहब का अपना दखल है। मिल्टन साहब कैरोलाइन एज में भी थे और आपके कॉमनवेल्थ एज में भी हैं। अब आखिरकार ऐसा हुआ क्या कि अब तक जैसे एलिजाबेथन एज आया, आपका कैरोलाइन एज आया, जैकोबियन एज आया, कैरोलाइन एज आया, लेकिन इस एज का नाम आखिरकार कॉमनवेल्थ पीरियड क्यों पड़ा? तो उसके पीछे एक राजनीतिक घटना है जो कि इंग्लैंड के इतिहास की बड़ी घटनाओं में से एक है। वो क्या थी, जरा समझने का प्रयास करें। लिखा है द कॉमनवेल्थ वॉज द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1649 टू 1660। अगर हम कॉमनवेल्थ की बात करें तो कॉमनवेल्थ एक राजनीतिक स्ट्रक्चर था। क्या था? एक राजनीतिक स्ट्रक्चर था जो कि 1649 से 1660 के पीरियड में इंग्लैंड में हुआ। क्या था कॉमनवेल्थ? एक राजनीतिक स्ट्रक्चर था जो कि इंग्लैंड में 1649 से लेकर 1660 के बीच जो पीरियड था उसमें यह राजनीतिक घटनाक्रम घटित हुआ। क्या घटना घटित हुई थी वो भी समझिए।
व्हेन इंग्लैंड एंड वेल्स, क्या हुआ इस दौरान? इंग्लैंड और वेल्स, वेल्स एक अलग देश का नाम है आज, लेकिन उस समय उसी पर आप कह सकते हैं एक मिश्रित देश हुआ करते थे ये। तो इंग्लैंड और वेल्स, और बाद में लेटर अलोंग विद आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड वर गवर्नड एज ए रिपब्लिक। जरा यहां तक मैं भी ब्रेक देता हूं, यहां समझिए। 1649 से 1660 तक, यानी कि ये पीरियड है 11 वर्षों का। कितना टाइम है? 11 वर्षों का पीरियड। तो इन 11 वर्षों में क्या हुआ? सबसे पहले इंग्लैंड और वेल्स ने मिलकर एक रिपब्लिक बनाने का प्रयास किया। बाद में इसमें आयरलैंड और स्कॉटलैंड भी शामिल हो गए। आज ये तीनों देश, बल्कि चारों देश अलग हैं। इंग्लैंड अलग है, वेल्स अलग है, आयरलैंड अलग है, स्कॉटलैंड अलग है। लेकिन 1649 की जो घटना घटित हुई उसमें क्या हुआ? जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उसमें ये चारों देशों ने मिलकर एक रिपब्लिक का निर्माण किया। इंग्लैंड को क्या बना दिया? एक रिपब्लिक बना दिया। अब रिपब्लिक तो आप जानते ही क्या होता है? गणतंत्र। रिपब्लिक क्या होता है? गणतंत्र। तो एक गणतांत्रिक देश का निर्माण किया इन चारों देशों ने। आज के जो चार देश अलग अलग हैं उन चारों ने मिलकर, यानी कि इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड ने एक रिपब्लिक गवर्नमेंट बनाई, गवर्न किया, शासन किया 11 वर्षों तक। और ये कब हुआ? आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड इंग्लिश सिविल वॉर। और ये कब हुआ? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियोस दिए हैं उसमें मैंने आपको समझाया था कि क्रिश्चियनिटी और शासन सत्ता को अपने हाथों में बनाए रखने के लिए इंग्लैंड के राजाओं ने अपने पद का बखूबी दुरुपयोग किया। जब दुरुपयोग किया तो भाई हर चीज की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है सहने की। और जब वो सहन शक्ति लोगों की समाप्त हो जाती है तो एक देश के लोग आपस में ही झगड़ना आरंभ कर देते हैं और इसको सिविल वॉर कहा जाता है। एक तो वॉर होती है, वॉर में एक देश दूसरे देश के साथ लड़ता है, और सिविल वॉर में जब एक देश का व्यक्ति अपने ही देश के व्यक्ति से लड़ता है तब उसको सिविल वॉर कहा जाता है। तो ये जो गवर्न की गई रिपब्लिक, मतलब रिपब्लिक बनाया गया, इन चारों देशों ने मिलकर जो रिपब्लिक बनाया जिसका नाम कॉमनवेल्थ रखा, यह हुआ जब इंग्लैंड में सेकेंड इंग्लिश सिविल वॉर समाप्त हुआ। यानी कि 1649 में सेकेंड इंग्लिश सिविल वॉर समाप्त हो गया। और इस सेकेंड इंग्लिश सिविल वॉर के समाप्त होने के बाद इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इन चारों ने मिलकर एक गणतंत्र की स्थापना की, एक गणतंत्र की स्थापना की। और इसके बाद क्या हुआ? एंड द ट्रायल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। इसके साथ ही क्या हुआ? सिविल वॉर तो समाप्त हुआ आपका 1649 में, लेकिन यहां एक और घटना घटित हुई। उस समय इंग्लैंड के राजा का नाम था किंग चार्ल्स फर्स्ट। क्या नाम था? किंग चार्ल्स फर्स्ट। तो जब ये सेकेंड सिविल वॉर समाप्त हुआ तो किंग चार्ल्स फर्स्ट को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद इन पर मुकदमा चलाया गया, ट्रायल, ठीक है ना। और मुकदमा चलाने के बाद इनको फांसी पर लटका दिया गया। इंग्लैंड के इतिहास में यह पहली घटना हुई थी जब किसी राजा को मृत्युदंड की सजा दी गई हो। राजा को मृत्युदंड की सजा दी गई हो, और यह हुआ किंग चार्ल्स फर्स्ट के साथ। तो जो ये रिपब्लिक बना इंग्लैंड, और ये जो रिपब्लिक सरकार बनी, हम कह सकते हैं गणतांत्रिक सरकार जो बनी पहली बार 1649 में, तो इन चारों देशों ने जो ये रिपब्लिक बनाया, इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, चारों नाम ध्यान रखिए, इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड, इन चारों ने जो एक आइडियल रिपब्लिक या एक गणतंत्र की जो स्थापना की, इस गणतंत्र को उन्होंने नाम दिया कॉमनवेल्थ। और इस कारण से 1649 से लेकर 1660 के पीरियड को अंग्रेजी साहित्य में कॉमनवेल्थ पीरियड कहा जाता है। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट फैक्ट और हैं। पहला, इसमें क्या हुआ? थर्ड इंग्लिश सिविल वॉर, सेकंड समाप्त हुआ, तब बनी थी ये रिपब्लिक कॉमनवेल्थ। लेकिन इस कॉमनवेल्थ के दौरान ही थर्ड इंग्लिश सिविल वॉर आरंभ हो गया।
भाई एक तरफ थे जो कॉमनवेल्थ के लोग थे, ठीक है ना, जो कॉमनवेल्थ सरकार के समर्थक थे, कॉमनवेल्थ गणतंत्र के समर्थक थे, एक तरफ तो वो लोग थे, और दूसरी तरफ वे थे जो किंग चार्ल्स के समर्थक थे। तो फिर से भाई एक ही देश में के लोग आपस में झगड़ने लगे, ठीक, तो फिर सिविल वॉर हुआ। और ये सिविल वॉर कौन सा हुआ? थर्ड। सेकंड समाप्त होने पर कौन सरकार बनी? कॉमनवेल्थ, और कॉमनवेल्थ के बाद कौन सा सिविल वॉर स्टार्ट हो गया? थर्ड। और चौथी बात, मतलब दूसरी बात आपकी ये है कि इस कॉमनवेल्थ के मुखिया जो थे, तो ये जो थर्ड इंग्लिश सिविल वॉर आपका हुआ, और ये जो कॉमनवेल्थ सरकार के मुखिया थे, इस गणतंत्र के जो मुख्य लीडर थे, उनका नाम आप लोग विशेष ध्यान से सुन लीजिए। प्रायः पूछा जाता है हु वॉज द लीडर ऑफ द कॉमनवेल्थ पीरियड या कॉमनवेल्थ इन इंग्लैंड, तो उनका नाम है ओलिवर क्रॉमवेल। क्या नाम है? ओलिवर क्रॉमवेल, उनके साथी रिचर्ड क्रॉमवेल। ये दो मुख्य रूप से आप क्रॉमवेल तैयार करिए, ओलिवर क्रॉमवेल, ये इसके प्रमुख मुखिया हैं। ओलिवर क्रॉमवेल जो हैं, इनका बहुत समर्थन किया हमारे अंग्रेजी पोएट जॉन मिल्टन साहब ने। जैसा कि मैंने कहा कि जॉन मिल्टन हमारे कैरोलाइन एज में भी हैं, जॉन मिल्टन कॉमनवेल्थ पीरियड में भी हैं। तो कॉमनवेल्थ पीरियड में क्रॉमवेल के सबसे बड़े समर्थकों के रूप में सामने आए हैं जॉन मिल्टन, और इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। वो मैं आपको अभी जब जॉन मिल्टन समझाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा किस प्रकार से उनको हाउस अरेस्ट किया गया, कुछ समय के लिए जेल में भी डाला गया, ठीक है ना। ये सब उन्हें झेलना पड़ा क्योंकि वह किसके समर्थक थे? ओलिवर क्रॉमवेल के। दूसरी बात, यहां एक और नाम लिखा है प्यूरिटन एज। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि इंग्लैंड में दो प्रकार के क्रिश्चियनिटी दो पार्ट्स में डिवाइड थी, एक रोमन कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। किंग चार्ल्स जो थे, एक राजा का काम होता है जनता की सहायता करना, उसके अधिकारों से जनता को वंचित न करना। किंग चार्ल्स ने क्या किया? जनता को उसके अधिकारों से वंचित किया, जनता को उसके अधिकारों से वंचित किया, और रोमन कैथोलिक की शरण में ये पहुंच गए। काय में? रोमन कैथोलिक की। जब रोमन कैथोलिक की शरण में ये पहुंच गए तो मिल्टन साहब जो थे वो प्रोटेस्टेंट थे। तो प्यूरिटन जो है, ये वे लोग थे जिसमें ओलिवर क्रॉमवेल भी आते हैं, जॉन मिल्टन साहब आते हैं, अन्य भी बहुत लीडर्स हुए जो कि प्यूरिटन के अंतर्गत आए, जिन्होंने की ये समझाने का प्रयास किया कि भाई रोमन कैथोलिक की जो डॉक्ट्राइन्स हैं वो गलत हैं, और किंग चार्ल्स जो हैं वह उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही कारण था कि सिविल वॉर हुआ सेकेंड, और उस सिविल वॉर के बाद किंग चार्ल्स को गद्दी से हटाया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें मृत्युदंड की सजा दी गई। तो इस कारण से इसको कॉमनवेल्थ पीरियड या प्यूरिटन एज के नाम से जाना जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी जैसा कि मैंने आपको कॉमनवेल्थ पीरियड समझाया कि आखिरकार इस पीरियड का नाम कॉमनवेल्थ क्यों पड़ा, अब कॉमनवेल्थ पीरियड में जो प्रमुख राइटर्स हुए आपके, चाहे वो पोइट्स हों, ड्रामेटिस्ट हों, ऑथर्स हों, फिलोसफर हों, तो अब हम लोग उनकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने आपको एक नाम कॉमन दिया, जॉन मिल्टन साहब। तो जॉन मिल्टन साहब जो हैं वो आपके दोनों ही एजेस में कॉमन है। तो जैसा कि मैंने आपको जॉन मिल्टन का नाम जो है वो कॉमन दिया, आपका कैरोलाइन एज में भी आपके जॉन मिल्टन साहब हैं, और आपका कॉमनवेल्थ पीरियड में भी मिल्टन साहब हैं। तो जॉन मिल्टन की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा ही बताऊंगा मैं इनके बारे में, ज्यादा नहीं, क्योंकि उस दिन मैंने आपको काफी बताया था, और फिर मैं जॉन मिल्टन के बारे में जब पूरा वीडियो आपको दूंगा इनके लाइफ हिस्ट्री के बारे में, तब बहुत कुछ बातें बताऊंगा। तो 1608 में इनका जन्म, 1674 में इनकी मृत्यु, ठीक। अब इनके जो प्रमुख जो राइटिंग है वो अगर हम बात करें तो उसका आरंभ जो है वह कॉमनवेल्थ पीरियड से ही शुरू होता है। उससे पहले ऐसा नहीं है कि इन्होंने नोटेबल वर्क नहीं लिखे, काफी इन्होंने वर्क लिखे, काफी पोएम्स लिखी, नॉन लॉन्ग पोएम्स लिखी, इलेजीज लिखी, सोनेट्स लिखी, और सोनेट्स से तो इनका कैरियर स्टार्ट ही हुआ है।
जो इनकी ग्रेट सोनेट्स हैं। लेकिन मिल्टन साहब को वर्ल्ड लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में एक प्रमुख स्थान दिलाने के पीछे अगर उनकी जिन लेखनी का, उनकी जो राइटिंग का हाथ है, तो वो प्रमुख रूप से उन्होंने कॉमनवेल्थ पीरियड में ही लिखी है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब कॉमनवेल्थ पीरियड में कौन कौन से इन्होंने मुख्य काम किए, तो सबसे पहला है इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखना आरंभ किया। पैराडाइज लॉस्ट लिखना आरंभ किया। इसकी स्टार्टिंग इन्होंने की 1658 में, ठीक है ना, और इसको पूरा कंप्लीट किया 1665 में। 1658 से 1665 7 वर्ष का समय लगा मिल्टन साहब को पैराडाइज लॉस्ट की रचना करने में। और आपको पता है 1658 और 1660 तक आपका कौन सा पीरियड चला है? कॉमनवेल्थ। तो आप कह सकते हैं कॉमनवेल्थ पीरियड जब समाप्त होने की स्थिति में था, तब मिल्टन साहब ने रचना की पैराडाइज लॉस्ट की। और अगर पैराडाइज लॉस्ट की बात करें तो वैसे तो ये बिब्लिकल एपिक है, बाइबल की कहानी दर्शाता है, लेकिन वास्तविकता में इस पैराडाइज लॉस्ट को आप ऑटोबायोग्राफिकल भी कह सकते हैं। मिल्टन साहब की ऑटोबायोग्राफिकल ये वर्क है। कहीं ना कहीं मिल्टन साहब ने पैराडाइज लॉस्ट के माध्यम से अपनी जो चीजें हैं उनको दर्शाने का प्रयास किया। उस समय इंग्लैंड का जो परिवेश था, जो राजनीतिक संकट था, जो सिविल वॉर का माहौल था, राजा का आधिपत्य था, और क्रोमवेल जो कि हमने कहा अभी लीडर थे कॉमनवेल्थ के, उनका धीरे धीरे पतन हो रहा था। तो ये सब राजनीतिक स्थितियां जो हैं उनको मिल्टन साहब ने बड़े ही अच्छे अंदाज से प्रदर्शित किया है पैराडाइज लॉस्ट में। तो पैराडाइज लॉस्ट का आरंभ इन्होंने 1658 में किया, 1665 में कंप्लीट किया और 1667 में इसका पब्लिकेशन हुआ। ठीक है, तो तीनों डेट्स याद रखिए। व्हेन मिल्टन स्टार्टेड राइटिंग पैराडाइज लॉस्ट, आंसर इज 1658। व्हेन मिल्टन कंप्लीटेड पैराडाइज लॉस्ट, 1665। व्हेन पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड, 1667। इज इट क्लियर? तो ये 3 डेट्स आपको ध्यान रखनी है। मिल्टन साहब का पैराडाइज लॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो पैराडाइज लॉस्ट जो है मिल्टन साहब का, वह कुल मिलाकर 12 बुक्स में डिवाइड है। इसके कुल मिलाकर 12 वॉल्यूम्स हैं, जिसमें जो बुक फर्स्ट है हमारी पैराडाइज लॉस्ट की, उसका हीरो जो है वह हमारा सैटर्न है। और इसका पब्लिकेशन का जो राइट मिला था, जो पब्लिकेशन का राइट दिया था मिल्टन साहब ने, उसका नाम था सैमुअल सिमंस। जिस व्यक्ति ने पैराडाइज लॉस्ट के पब्लिकेशन का कार्य किया था, जिसके पास कॉपीराइट थे पैराडाइज लॉस्ट को छापने का, उसको काम दिया था मिल्टन साहब ने, और उस व्यक्ति का नाम था सैमुअल सिमंस। क्या नाम था पब्लिशर का? सैमुअल सिमंस। तो सैमुअल सिमंस ने इसको पब्लिश कराया था। इज इट क्लियर? तो ये है आपका पैराडाइज लॉस्ट। और सैटर्न का जब आप कैरेक्टर पढ़ेंगे बुक फर्स्ट में पैराडाइज लॉस्ट की, तब आप देखेंगे कि मिल्टन साहब ने कहीं ना कहीं अपने गुस्से को, अपनी भावनाओं को सैटर्न के कैरेक्टर में दिखाया है। जरूर बोलता है सैटर्न, नाम उसको सैटर्न दिया है, नर्क में आ गया है वो, लेकिन कहीं ना कहीं उसको जोड़े रखा है उन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफिकल कंडीशन है उससे, आत्मकथनीय चीजों से जोड़ा है। ठीक, उसके बाद पैराडाइज रीगेन्ड की रचना होती है। यहां पर आया पैराडाइज लॉस्ट, यहां आया पैराडाइज रीगेन्ड, और पैराडाइज रीगेन्ड की रचना, और आप कह सकते हैं पब्लिकेशन हुआ है 1671 में। पैराडाइज लॉस्ट का पब्लिकेशन कब है? 1667 में। उसके 4 साल के बाद पैराडाइज रीगेन्ड का पब्लिकेशन होता है 1671 में। और 1671 में ही एक लॉन्ग पोएम, आप कह सकते हैं एक प्रकार का ड्रामा, लॉन्ग पोएम की रचना, एक और पब्लिकेशन हुआ है मिल्टन साहब का। और मैंने देखा, आपने कुछ देखो कि 1674 में मिल्टन साहब की डेथ हो गई थी। तो उनके जीवन का आखिरी जो पड़ाव है, उसमें मिल्टन साहब ने जो रचनाएं की हैं, जो लेखनी की है, अगर हम कहें तो उन्हीं लेखनी के आधार पर मिल्टन साहब जो है वो इंग्लिश लिटरेचर में हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। सैमसन एगोनिस्ट रचना की सैमसन एगोनिस्ट की।
सैमसन एगोनिस्ट का पब्लिकेशन 1671 में होता है, तभी पैराडाइज रीगेंट का भी पब्लिकेशन हुआ है। और सैमसन एगोनिस्ट जो कहानी है वो भी बिब्लिकल स्टोरी है। कैसी स्टोरी है? बिब्लिकल स्टोरी है, जिसको कि मिल्टन साहब ने क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। कहानी कैसी है? बिब्लिकल, यानी कि बाइबल से कनेक्टेड। और किस रूप में लिखा है? क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ लिखा है। सैमसन एगोनिस्ट मैं पढ़ाऊंगा आपको अलग से पूरा। बड़ी अच्छी इनकी ये कहानी है, आप कह सकते हैं इनकी ये लेखनी है, इनकी ये राइटिंग है, और जो कि काफी ज्यादा मात्रा में पढ़ी जाती है। मिल्टन साहब की पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेंट के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई पढ़ने वाली रचना है तो सैमसन एगोनिस्ट। ठीक है ना भाई? तो यहां तो हम ब्रेक देते हैं जॉन मिल्टन साहब को। अब इसी एज में दूसरे राइटर हुए थॉमस हॉब्स। क्या नाम है इनका? थॉमस हॉब्स। ये नाम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नाम को आप विशेष ध्यान रखें। अगर कॉमनवेल्थ पीरियड में मिल्टन साहब के बाद दूसरा नाम प्रमुख तौर पर आता है तो वो नाम है थॉमस हॉब्स का। ठीक है ना? जिनका जन्म हुआ 1588 में 1588, और उनकी मृत्यु हुई 1679 में। 1588 में इनका जन्म और 1679 में इनकी मृत्यु। अब थॉमस हॉब्स साहब कौन है, क्या है, वो समझिए। पहली बात इनके बारे में, ये एक इंग्लिश फिलोसफर है। मैंने आपके लिए लिखा है फिलोसफर। थॉमस हॉब्स क्या है? फिलोसफर है। तो सबसे पहली बात तो इनके बारे में आप ये समझिए, ये एक इंग्लिश फिलोसफर है, और इनको मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी जो है उसका फाउंडर माना जाता है। मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी जो है इंग्लैंड की, उसका फाउंडर माना जाता है थॉमस हॉब्स को। अब जब चूंकि ये फिलोसफर हैं तो नेचुरल सी बात, प्रभावित किससे होंगे? तो प्रभावित थे अरस्तु, प्लेटो, सुकरात। ठीक है ना? ऐसे लेखकों से बहुत अधिक प्रभावित थे हॉब्स साहब। तो काय के जनक इनको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी का जनक कहा जाता है थॉमस हॉब्स साहब को, मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी का। ठीक है ना? और इनकी पहचान जो है वह इनकी एक बुक के कारण है, जो बुक इन्होंने लिखी जिसका नाम है लेविथन। क्या नाम है? लेविथन। और इसका पब्लिकेशन हुआ था 1651 में। इनकी प्रमुख पहचान थॉमस हॉब्स की है, इनकी पुस्तक लेविथन के कारण, जिसका पब्लिकेशन हुआ था 1651 में। और अगर मैं बात करूं इस बुक में इन्होंने क्या दिया, तो इस बुक में इन्होंने एक थ्योरी दी, एक फॉर्मुलेशन दिया, और वो फॉर्मुलेशन है सोशियल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का। काय का फॉर्मूला दिया? सोशियल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अगर हम लेविथन बुक की बात करें तो लेविथन बुक में उन्होंने सोशियल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का कॉन्सेप्ट देने का कार्य किया है। फिर से ना ध्यान रखिए नाम, सोशियल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ठीक है ना? सोशियल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है उसका फॉर्मुलाइज या फॉर्मुलेशन देने का कार्य किया थॉमस हॉब्स ने। इसलिए थॉमस हॉब्स को मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी का जनक कहा जाता है। बाय प्रोफेशन ये एक फिलोसफर थे, और किससे प्रभावित थे? अरस्तु, प्लेटो, सुकरात जैसे महान फिलोसफर से। ठीक है? यहां इतना समझ में आ गया आपको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले राइटर हैं आपके हेनरी वॉगन। हेनरी वॉगन, जन्म 1625, मृत्यु 1695, लाइफ स्पान 70 ईयर्स। कितने वर्ष जीवित रहे? 70 वर्ष। 25 में जन्म है और 95 में इनकी मृत्यु है। बाय प्रोफेशन क्या है? ये मेटाफिजिकल पोएट। क्या थे? मेटाफिजिकल पोएट। दूसरे क्या थे? ट्रांसलेटर भी थे। तीसरा ऑथर भी थे, लेखक भी थे। और चौथा अगर मैं कहूं फिजिशियन भी थे, यानी कि डॉक्टर थे। तो इन मतलब चार चीजों में महारत हासिल थी। मेटाफिजिकल पोएट थे। मेटाफिजिकल शब्द बार बार आ रहा है, और मैं जल्दी ही आपके लिए एक मेटाफिजिकल का पूरा वीडियो दूंगा कि मेटाफिजिकल क्या होता है और प्रमुख लेखक कौन कौन से हैं मेटाफिजिकल के। जैसे उस दिन आपका नाम आया था जॉन डन, और मैंने उनके बारे में आपको बताया था
कि उनकी प्रमुख रचना का नाम है प्रेजेंट इन एब्सेंस, और मेटाफिजिकल का मतलब भी होता है बियॉन्ड फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि जहां शरीर की उपस्थिति ना हो। ठीक है ना, प्रेजेंट इन एब्सेंस यानी कि अनुपस्थिति में उपस्थिति, वही है मेटाफिजिकल। तो ये क्या है आपके हेनरी वॉगन मेटाफिजिकल पोएट हैं, साथ ही साथ ट्रांसलेटर भी रहे हैं, ऑथर भी हैं, और बाय प्रोफेशन फिजिशियन भी रहे हैं, डॉक्टर भी रहे हैं। इनकी प्रमुख बुक का नाम है, प्रमुख जिसने इनको प्रसिद्धि दिलाई उसका नाम है साइलेक्स, ध्यान से नाम सुनिएगा, साइलेक्स सिंटिलन्स। साइलेक्स सिंटिलन्स, क्या नाम है? साइलेक्स सिंटिलन्स। प्रमुख ध्यान रखिए नाम, बहुत दिक्कत होती है इस नाम को याद करने में। साइलेक्स याद हो जाएगा, इसका नाम है सिंटिलन्स। ठीक है ना, साइलेक्स सिंटिलन्स नाम है, जिसको किसने लिखा? हेनरी वॉगन साहब ने, जिनका जन्म 1625 में, मृत्यु 1695 में, बाय प्रोफेशन मेटाफिजिकल पोएट, ट्रांसलेटर, ऑथर और फिजिशियन रहे हैं, और प्रमुख वर्क का नाम है साइलेक्स सिंटिलन्स। ठीक है ना, ये तो हुआ आपका हेनरी वॉगन के बारे में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, अब्राहम कॉली। अगले आपके राइटर हैं अब्राहम कॉली, जिनका जन्म हुआ 1618 में, 1618 में, और मृत्यु है 1667 में। अब्राहम कोली, अगर मैं बात करूं तो बाय प्रोफेशन ये पोएट है, और आप कहें तो एक लीडिंग पोएट है। ऐसा नहीं है कोई छोटे मोटे पोएट रहे हैं, बहुत बड़े पोएट हैं अब्राहम कोली। तो बाय प्रोफेशन ये पोएट रहे हैं मुख्य रूप से, और अगर मैं बात करूं तो ये प्रसिद्ध हुए अपनी 14 बुक्स कलेक्शन के कारण, जो कि पब्लिश्ड भी हुई, और इनका पब्लिकेशन जो है आपका वो हुआ है 1688 से लेकर 1721 के बीच में। कब हुआ? 1688 से लेकर 1721 के बीच में। तो कुल मिलाकर अब्राहम कोली को अगर आप याद करते हैं तो अब्राहम कोली के बारे में ध्यान रखें कि ये पोइट थे। इनकी कुल मिलाकर 14 बुक कलेक्शन पब्लिश्ड हुए थे। कितने? 14 और कब से लेकर कब तक? 1688 से लेकर 1721 तक। ठीक है ना। इनकी मृत्यु तो हो गई थी 1695 में, लेकिन इनके वर्क इनके पोस्ट्यूमसली पब्लिश हुए हैं, मरने के बाद भी पब्लिश हुए हैं। तो 1688 से लेकर 1721 तक। क्लियर था? अब कॉमनवेल्थ पीरियड के आपके आखिरी राइटर, नाम है आपका एंड्रयू मार्वेल। क्या नाम है? एंड्रयू मार्वेल। इनका जन्म है 1621 में और मृत्यु है 1678 में। 1621 और मृत्यु क्या है? 1678। क्या क्या है ये? मेटाफिजिकल पोएट। आपके हेनरी वॉगन भी क्या है? मेटाफिजिकल पोएट। एंड्रयू मार्वेल भी क्या है? मेटाफिजिकल पोएट। साथ ही साथ ये दूसरा काम क्या करते थे? सैटायरिस्ट भी थे, व्यंग्यकार। सैटायरिस्ट का मतलब क्या होता है? व्यंग्यकार। पॉलिटिशियन यानी कि राजनेता भी थे। और एंड्रयू मार्वेल जो थे वह समकक्ष थे जॉन मिल्टन के। ठीक है, इनके साथी रहे हैं ये जॉन मिल्टन साहब के एंड्रयू मार्वेल। और इनके प्रमुख दो कार्य जिस कारण से ये इतने प्रसिद्ध हुए वो है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। पहले का नाम क्या है? टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। और दूसरे का नाम है द गार्डन। टू हिज कॉय मिस्ट्रेस और दूसरे का नाम है गार्डन। अपनी इन दो बुक्स के कारण ये अत्यधिक फेमस हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको कॉमनवेल्थ पीरियड समझाया। कॉमनवेल्थ पीरियड नाम क्यों पड़ा ये समझाया। क्रॉमवेल जी के बारे में बताया। उसके बाद मैंने आपको 5 राइटर जो कॉमनवेल्थ पीरियड के मुख्य रूप से हैं, मिल्टन साहब, थॉमस हॉब्स, हेनरी वॉगन, अब्राहम कोली और एंड्रयू मार्वेल, इन 5 राइटर्स के बारे में आज मैंने आपको इसके बारे में बताया। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको दूंगा इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे न्यू क्लासिकल एज की, जो कि मैंने आपसे बताया कि सबसे बड़ा पीरियड है 1660 से लेकर और 1798 तक जो पीरियड चला है। हालांकि वो पार्ट्स में डिवाइड है, तो पार्ट्स में डिवाइड करते हुए
और उनके थोड़ा सा बैकग्राउंड को जानते हुए, उसके जो प्रमुख राइटर्स हैं उनके बारे में चर्चा करते हुए आगे की वीडियोस आपको दूंगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें, जैसा कि आप करते रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।